आज हम देखते हैं मापन के बारे में कि मापन होता क्या है। मापन किसी भी वस्तु का या किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होता है या परिमाणात्मक जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं मापन। किसी भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान मापन कहलाता है। मतलब यदि हम किसी वस्तु का परिमाण जानना चाहते हैं, परिमाण से मतलब होता है कि उसकी लंबाई कितनी है या फिर उसका द्रव्यमान या उसका भार कितना है या फिर कोई वस्तु कितने ताप में मतलब कितने अंश सेंटीग्रेड उस वस्तु का ताप है या उसका दाब कितना है, तो हम उसका क्या करते हैं, मापन करते हैं। तो मापन के लिए एक तो है कि हम सिर्फ अपने ज्ञानेंद्रियों से ये तो अनुमान लगा सकते हैं कि कोई वस्तु लंबी है या छोटी है। जैसे मान लो हम यहाँ पर दो वस्तु लेते हैं, दो छड़ ले लेते हैं, एक छड़ है A और दूसरा छड़ है B। तो A छड़ और B छड़ दोनों को देखकर हम ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि B छड़ लंबा है A से, लेकिन वास्तव में यदि बोला जाए कि A छड़ की लंबाई कितनी है या कितने सेंटीमीटर है और B छड़ की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमको एक इकाई लेकर, एक मात्रक लेकर इसका मापन करना होगा। उसी प्रकार यदि हम दो अलग अलग बर्तन में पानी लेते हैं, एक का पानी गर्म है और दूसरे का पानी ठंडा है, दोनों बर्तन में अगर हम हाथ डालते हैं तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा पानी गर्म है और कौन सा ठंडा है, लेकिन कौन सा पानी कितने अंश सेंटीग्रेड गर्म है या कितने अंश सेंटीग्रेड ठंडा है ये बता पाना मुश्किल है। तो जो भी भौतिक राशि है, चाहे उसमें भौतिक राशि के अंतर्गत किसी वस्तु को लें हम या कोई पदार्थ लें, द्रव लें, ठोस लें या फिर गैसीय पदार्थ लें, उनका यदि हमको परिमाण जानना है तो हमको मापन करना पड़ेगा। मापन की आवश्यकता। भौतिक के नियम या जो समीकरण होते हैं, जैसे मान लो भौतिक में एक समीकरण है S = UT + ½ AT का स्क्वायर, ये एक समीकरण है। तो उसी प्रकार भौतिक के जो नियम या समीकरण होते हैं उनको प्रमाणित करने के लिए भी हमको मापन की आवश्यकता होती है, क्योंकि S का मतलब यहाँ पर है विस्थापन, U का मतलब है वेग, T का मतलब है समय। तो अब यहाँ पर यदि हम उसको प्रूफ करना है कि वाकई में ये समीकरण सही है या ये समीकरण शुद्ध है, तो इसके लिए हमको विस्थापन को नापने के लिए वस्तु की दूरी को जानना आवश्यक है कि वस्तु कितनी दूरी तय कर चुका है या वस्तु कितने वेग से वहाँ पर गति करता है। तो इन सभी के लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यदि हम मापन करते हैं तो हम आसानी से उस वस्तु के बारे में बता सकते हैं कि वो वस्तु कितनी ज़्यादा भारी है, कितनी ज़्यादा हल्की है या उसका द्रव्यमान कितना है। इसलिए भौतिक राशियों के मापन के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उसका मापन करें, और मापन के लिए आवश्यक होते हैं उसके मात्रक। देखिए मापन का मात्रक। अब यदि हम किसी वस्तु का मापन कर रहे हैं तो मात्रक क्या होना चाहिए, तो अलग अलग राशियों को नापने के लिए अलग अलग मात्रक होता है। जैसे यदि हम किसी वस्तु की लंबाई को नाप रहे हैं तो लंबाई को नापने के लिए इसका एक अलग मात्रक लेंगे। यदि हम उस वस्तु का द्रव्यमान नाप रहे हैं, द्रव्यमान मतलब यदि उस वस्तु का हम भार नाप रहे हैं तो भार को नापने के लिए हम एक अलग मात्रक लेते हैं। तो भौतिक राशियों में मापन के लिए एक निश्चित परिमाण को मानक माना जाता है।
मतलब कोई भी एक निश्चित परिमाण लेंगे उसको हम लंबाई के लिए मानक ले लेंगे और कोई अन्य मात्रक को हम द्रव्यमान के लिए मानक लेंगे। तो इस प्रकार भौतिक राशियों में जब हम मापन करते हैं तो एक मानक राशि लेते हैं और उस मानक राशि को लेकर हम उसको एक विशिष्ट नाम दे देते हैं और उस विशिष्ट नाम के सहारे ही हम उसका मापन करते हैं। इसका डेफिनेशन होगा भौतिक राशि में मापन करने के लिए, किसी भी भौतिक राशियों को यदि हमको मापना है तो उसके मापन करने के लिए एक निश्चित मानक का उपयोग करते हैं। देखो, यदि हमको भौतिक राशियों का मापन करना है तो मापन के लिए अगर हमको लंबाई नापनी है तो उसके लिए हम एक विशिष्ट मानक लेंगे और उस मानक को हम एक विशिष्ट नाम दे देते हैं। जैसे हम अभी लंबाई को नापते हैं मीटर में, लंबाई को हम मापा जाता है मीटर में और द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। तो यदि हम यहाँ पर लंबाई को मीटर में ही मापना है, इसके लिए इसके पीछे कारण ये है कि हमने जब भौतिक राशियों के मापन के लिए एक आधार माना तो ये देखते हैं कि जो मात्रक हम ले रहे हैं वो ना ही बहुत छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा हो, क्योंकि यदि बहुत छोटा मात्रक होगा तब हमको लंबी दूरियों को नापने के लिए भी कठिनाई होगी और यदि हम बहुत बड़ा मात्रक लेते हैं तो छोटी दूरियों को नापने के लिए भी हमको कठिनाई होगी। इसलिए मात्रक जो है हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो एक मानक हो, आइडेंटिकल हो, जिसके कारण हम उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग छोटी राशियों के लिए भी कर सकते हैं और बड़ी राशियों के लिए भी कर सकते हैं। इसलिए लंबाई का मानक मान लिया गया है मीटर को, द्रव्यमान का मानक मान लिया गया है किलोग्राम को। उसी प्रकार समय का मानक मान लिया जाता है सेकंड को। तो इस प्रकार भौतिक राशि में मापन के लिए एक निश्चित मात्रक या निश्चित परिमाण को मानक मानकर उसका हम विशिष्ट नाम दे दिए। ये सारे इसके विशिष्ट नाम है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो इन विशिष्ट मानों को मात्रक मानकर हम उसका मापन करते हैं। अब किसी भौतिक राशि में कोई भौतिक राशि है, उसमें परिमाण को व्यक्त करने के लिए, मतलब उसके मान को जानने के लिए, परिमाण को जानने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है राशि का मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान। यहाँ पर भौतिक राशि में परिमाण को व्यक्त करने के लिए, मतलब परिमाण हो गया जैसे हम किसी एक क्षण लिए उसकी लंबाई नाप रहे, तो उसके लिए हमको दो चीज़ आवश्यक होंगे। एक तो उस राशि का मात्रक क्या है, मतलब यदि हम लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई का मात्रक क्या है, और उसका जो भी संख्यात्मक मान होगा, मतलब वो कितने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर लंबा, ये उसकी संख्या को दर्शाता है। तो उस प्रकार भौतिक राशि में परिमाण को व्यक्त करने के लिए उसकी दो राशियों की आवश्यकता, एक तो राशि का मात्रक होता है और दूसरा होता है उसका संख्यात्मक मान। अब किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान ये जैसे है
कोई भी भौतिक राशि है तो उसका संख्यात्मक मान वह संख्या है जो हमको ये बताता है कि इस राशि में मात्रक कितनी बार आया है। मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिए क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई को हम किसमें नापेंगे? मीटर में। उसी प्रकार चौड़ाई है, चौड़ाई को भी हम मानेंगे मीटर में। तो ये दोनों जो संख्या होंगी वो लंबाई ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा। मतलब हम मीटर मतलब जो उसका संख्यात्मक मान है उसको हम 2 बार ले रहे हैं। तो यही होता है कि संख्यात्मक मान किसी भी भौतिक राशि की वह संख्या है जो ये बताता है कि उस राशि में वह मात्रक कितनी बार रिपीट हुआ है या कितने बार आया है। अब यदि u1 मात्रक की राशि है और n1 संख्यात्मक मान है, हम ये मानते हैं कि कोई वस्तु है, उसका u1 उस मात्रक की क्या है? राशि है, और n1 उसका क्या है? संख्यात्मक मान है। तो इस समय ये एक वस्तु के लिए हो गया। उसी प्रकार दूसरी वस्तु के लिए u2 मात्रक है और n1 संख्यात्मक मान है। तो यहाँ पर देखो, पहली राशि या पहली जो वस्तु है उसका मात्रक की राशि क्या है? u1 है और उसका संख्यात्मक मान n1 है। उसी प्रकार दूसरी वस्तु का मात्रक है u2 और उसका संख्यात्मक मान है, ये हो जाएगा n2। ठीक है, तो इस समय n1 इंटू u1 दोनों का जो गुणनफल है, मतलब राशि का गुणनफल और संख्यात्मक मान का गुणनफल, दोनों का गुणनफल हमेशा नियत रहता है। मतलब ये दोनों को हम अगर राशि बदलेगा, संख्यात्मक मान बदलेगा तो राशि में भी परिवर्तन आएगा, और राशि यदि परिवर्तित हो रहा है तो उसका संख्यात्मक मान भी परिवर्तित होता है। इसलिए इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा एक निश्चित मान या नियतांक के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर n1 को हमने संख्यात्मक मान माना था। अगर हम n1 में परिवर्तन करते हैं तो उसका राशि भी अपने आप परिवर्तित होगी। उसी प्रकार यदि हम n2 में परिवर्तन करते हैं, मतलब दूसरे जो मान है, दूसरी जो वस्तु है उसके संख्यात्मक मान को यदि हम बदल रहे हैं तो उसका मात्रक भी अपने आप परिवर्तित होगा। लेकिन इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, मतलब राशि को और उसके संख्यात्मक मान को जब हम गुणा करेंगे तो वो हमको एक कांस्टेंट मतलब एक नियत मान या नियतांक के रूप में हमेशा प्राप्त होगा। इन दोनों का नियतांक कभी नहीं बदलता। अतः n व्युत्क्रमानुपाती है 1/u के। मतलब राशि का जो मात्रक है वो उल्टा सा है किसके? उसके संख्यात्मक मान के। यदि संख्यात्मक मान बड़ा है तो राशि का मात्रक छोटा होगा, और यदि राशि का मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान छोटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो राशि का मात्रक है n, ठीक है ना, तो राशि का मात्रक और ये इन दोनों में विपरीत संबंध मतलब कि यदि n का मान बड़ा है, n कहने का मतलब होता है उसका संख्यात्मक मान। यदि संख्यात्मक मान बड़ा है तो मात्रक छोटा होगा, और यदि मात्रक बड़ा है तो संख्यात्मक मान छोटा होगा। अर्थात किसी निश्चित मान के लिए राशि का मात्रक नियत होगा।
कोई भी निश्चित मान है तो वहाँ पर राशि का मात्रक भी नियत होता है। मात्रक के गुण। अब हमने जो मापन के लिए मात्रक माने हैं उन मात्रकों को होना कैसे चाहिए, मतलब उनका गुण कैसा होना चाहिए। पहला गुण है मात्रक सर्वमान्य हो। मात्रक कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य, मतलब वो ऐसा नहीं कि इस स्थान पर, मतलब जहाँ पर हम मापन कर रहे हैं वो उस स्थान के लिए उस मात्रक का यूज़ किया जाए, उसको हम उस मात्रक का यूज़ हम देश विदेश कहीं भी करें उसको हमेशा मान्यता होनी चाहिए। तो उस मात्रक ऐसा हो कि वो सर्वमान्य हो और पूर्णतः स्पष्ट हो। मतलब सर्वमान्य कहने का मतलब जैसे हमारे देश में यदि उस मात्रक लंबाई का मात्रक मीटर है तो दूसरे देशों में यदि हम जाते हैं तो लंबाई को हमेशा मीटर से ही मापा जाना चाहिए। या समय को हम देखने के लिए सेकंड का उपयोग करते हैं तो दूसरे देशों में भी समय को मात्रक क्या माना जाता है, सेकंड ही माना जाता है। इसलिए ऐसा मात्रक को हम मानक मात्रक ही लेते हैं जो कि क्या हो, सर्वमान्य हो और पूर्णतः स्पष्ट हो। पूर्णतः स्पष्ट कहने का मतलब कि उस मात्रक में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, चाहे वो राशि को लेकर हो या उसके संख्यात्मक मान को लेकर। दूसरा मात्रक का परिमाण मात्रक का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि ना तो वह बहुत बड़ा हो ना ही वो बहुत छोटा, क्योंकि देखो बहुत बड़ा यदि मात्रक है तो उससे हम छोटी राशियों को नहीं नाप सकते और यदि बहुत छोटा मात्रक है तो उससे हम बहुत बड़ी राशियों को नहीं माप सकते। इसलिए मात्रक का जो परिमाण है वो एकदम छोटा भी नहीं लेना चाहिए और एकदम बड़ा, मतलब एक ऐसा आइडेंटियल मात्रक लें ताकि हम छोटी राशियों को भी आसानी से नाप सकें और बड़ी राशियों को भी आसानी से नाप सकें। तीसरा मात्रक समय के साथ परिवर्तित ना हो। मात्रक का गुण ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्या हो, समय के साथ कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देना चाहिए। मतलब यदि समय बदलता है तो मात्रक के मान में परिवर्तन हो, ऐसा यदि होगा तो एक स्थान पर यदि हम हैं तो वहाँ पर उस वस्तु की लंबाई कुछ और होगी और दूसरे स्थान पर जैसे हम जाएंगे वहाँ पर उस वस्तु की लंबाई कुछ और होगी। इसलिए मात्रक को हमेशा ऐसा लें कि जो कि समय के साथ में उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। और चौथा इसमें होगा मात्रक में स्थायित्व का गुण होना चाहिए। मतलब मात्रक ऐसा हो कि उसमें स्थायित्व दिखे हमको। स्थायित्व कहने का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे लंबाई का मानक मात्रक हम मीटर को मान रहे हैं, मतलब मीटर एक स्थायी मात्रक है। मीटर से हम उसको अगर हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो वो हम सिर्फ एक
स्थानीय स्तर पर उनको सेंटीमीटर मान सकते हैं, लेकिन यदि हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माप रहे हैं तो वो उसकी इकाई क्या होगी, मीटर होगी। और मीटर में किसी भी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो ये 4 मात्रक के गुण होते हैं, और मात्रकों को पहला गुण ये है कि मात्रक सर्वमान्य हो और वो कैसा हो, पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। सेकंड, मात्रक का परिमाण ऐसा हो कि वो ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। तीसरा, मात्रक समय के साथ परिवर्तित ना हो। और चौथा, उसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए। अब देखते हैं हम भौतिक राशि। भौतिक राशियाँ मतलब उन राशियों को हम भौतिक राशि कहते हैं जिसके द्वारा हम मापन करते हैं। जैसे भौतिक राशियों के अंतर्गत आ सकता है लंबाई, द्रव्यमान, ताप, दाब, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। इन भौतिक राशि का उपयोग करके ही या इनका उपयोग करके ही हम किसी वस्तु का मापन करते हैं। यदि ये भौतिक राशि के बारे में हम नहीं जानेंगे तो कि हम उसका मापन नहीं कर सकते। हम यहाँ पर देखे थे भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों के अंतर्गत हमने लिया था लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ये सब क्या है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होता है मूल राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। देखो, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि कहने का मतलब जो राशि एक दूसरे से कैसी हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो। तो मूल राशियों को हम लेंगे जो राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो। ठीक है, तो जो राशि एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी उन राशियों को हम क्या कहेंगे, मूल राशि। कहने का मतलब ये है, एक दूसरे से स्वतंत्र होने का मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब यदि हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई एक कैसी है, मूल राशि है। लंबाई के लिए हमको किसी और मान पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न कहने का मतलब किसी से उत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब ही होता है कि किसी अन्य से उत्पन्न होना। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि कहेंगे जो राशि मूल राशियों से उत्पन्न होती है। मतलब मूल राशि वे राशि है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होगा, नॉन डिपेंडेबल। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर हमको लंबाई निकालना है तो लंबाई अपना एक स्वतंत्र मात्रक होता है। लंबाई के लिए हमको किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार दूसरा राशि है व्युत्पन्न राशि, जो राशि मूल राशियों से उत्पन्न होती है। मतलब एक ऐसी राशि जो स्वयं उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, मूल राशियों पे, मतलब अपने मान के लिए वो मूल राशियों पर निर्भर है। ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो भौतिक में 2 प्रकार की राशियां होती है, एक तो होती है मूल राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां मुख्य रूप से 7 होती है। ठीक है, मूल राशि जो है वो मुख्य रूप से 7 मूल राशि हमारे पास है और 2 पूरक मूल राशि है।
मूल राशि की संख्या 7 है। देखो 7 प्रकार की मूल राशि है। सबसे पहली मूल राशि होती है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसको हम दर्शाते हैं m से। ठीक। सेकंड होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और इसको हम दर्शाते हैं kg से। ठीक। तीसरा होता है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड और इसको हम दर्शाते हैं s। हम इसको दर्शाते हैं s से। समय मतलब होता है समय का जो मूल राशि उसका मात्रक है सेकंड, उसको हम प्रदर्शित करते हैं s से। चौथा होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको प्रदर्शित किया जाता है A से। उसी प्रकार पांचवा मात्रक होता है ताप। ताप इसका मात्रक है केल्विन और इसको हम प्रदर्शित करते हैं K से। फिर होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको प्रदर्शित करते हैं CD से। ये होता है कैंडेला। और चौथा होता है पदार्थ की मात्रा। इसको हम प्रदर्शित करते हैं मोल से MOL, मोल। देखिए ये है 7 मूल राशियाँ। मूल राशि मुख्य 7 प्रकार की होती है और इन्हीं मूल राशियों से अन्य राशियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं जिसको हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। पहली मूल राशि है लंबाई जिसको हम नापते हैं मीटर से और इसको प्रदर्शित करते हैं m से। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान। इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, मतलब इसको हम मात्रक लेते हैं किलोग्राम और इसको दर्शाते हैं kg से। तीसरा होता है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड और इसको दर्शाया जाता है s से। चौथा होता है विद्युत धारा और इसका मात्रक है एम्पियर और इसको प्रदर्शित किया जाता है A से। फिर है ताप को दिया जाता है केल्विन और इसको दर्शाते हैं K से। ज्योति तीव्रता इसको दर्शाते हैं कैंडेला CD से। और पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल से और इसको दर्शाते हैं MOL। तो ये जो भौतिक राशियाँ होती हैं ये मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब यदि हमको इनके अतिरिक्त अन्य कोई मान निकालना है, जैसे हमको क्षेत्रफल निकालना है या फिर हमको आयतन का मान ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये डिपेंड किस पे होंगे, इन्हीं 7 मूल राशियों में से किसी एक पर डिपेंडेंट होंगे। तो इस प्रकार हम मूल राशियों की सहायता से अन्य राशियों को भी हम व्युत्पन्न कर सकते हैं। उन राशियों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखते हैं व्युत्पन्न राशि।
राशियों से उत्पन्न होती है, मतलब हमने जो भी 7 मूल राशि पढ़ी, उन मूल राशियों से जो राशि उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। मतलब यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमें डिपेंड किस पर रहना है, लंबाई पर। तो ये लंबाई क्या है, मूल राशि है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि वो मूल राशि लंबाई से ही उत्पन्न होगा। उसी प्रकार हम लेते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब यहाँ पर देखो कि आयतन का यदि हमको मान निकालना है तो हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों मान आवश्यक है। तो लंबाई हो गया, लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी हम मीटर से नापते हैं और ऊंचाई को भी हम किससे नापते हैं, मीटर से नापते हैं। तो इसके लिए अगर हमको आयतन का मान ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको डिपेंड रहना पड़ेगा लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई पर। मतलब लंबाई एक मूल राशि है, इसलिए हम मूल राशियों पर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, या इसी प्रकार की अन्य जो राशियाँ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब होता है मूल मात्रक। जो 7 हमने मूल राशियाँ पढ़े उसी 7 राशियों के मात्रक भी होते हैं। 7 राशि है तो 7 उनके मात्रक हुए। तो जो 7 मूल राशि हैं उन 7 के मात्रकों को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक। तो मूल राशियों के मात्रक को मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि जो होंगे वो उनके ही मात्रक को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से व्युत्पन्न नहीं होंगे, ये अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनको क्या माना गया है, एक दूसरे से स्वतंत्र। स्वतंत्र कहने का मतलब ये, जैसे हमको लंबाई नापनी है तो लंबाई के लिए हम मात्रक लिए मीटर, तो मीटर के लिए हमको किसी और राशि पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसी राशियाँ जो ऐसे मात्रक जो मूल राशियों के होते हैं या मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहेंगे, हम मूल मात्रक कहेंगे। और ये जो है वो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात ये किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं किए जा सकते। मतलब जो मूल राशि है या मूल मात्रक है वो किसी अन्य राशियों से या किसी अन्य मात्रकों से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, ये अपने आप या अपने लिए ही उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक में
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को यहाँ पर क्या है, व्युत्पन्न राशि जो है, व्युत्पन्न राशि जैसे हमने पढ़ा था, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया या घनत्व, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशियों का जो हम मात्रक लेंगे, उन्हीं मात्रकों को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, मूल मात्रक से। ये मात्रक मूल मात्रक से व्युत्पन्न ये मात्रक जो है वो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये अगर इनको अपना मान निकालना है या अपना इन वस्तुओं का जैसे क्षेत्रफल का यदि हमको मान निकालना है तो हमको लंबाई का जो मात्रक है मतलब मीटर, उस पर हमको डिपेंड रहना पड़ेगा और उससे हम क्या कहते हैं, लंबाई के मात्रक मीटर को मूल मात्रक कहते हैं। उन्हीं मूल मात्रक से हम व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो दो प्रकार के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम देखते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति मतलब हम उसको नापते किससे हैं। मात्रकों की चार पद्धतियां होती है। सबसे पहली पद्धति होती है CGS। सबसे पहली पद्धति होती है CGS पद्धति। इस पद्धति का नाम, इसका नाम सेंटीमीटर, ग्राम, इसका नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। मतलब यहाँ C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। तो C जो है सेंटीमीटर, ये लंबाई का मात्रक है, G ये ग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक है और S जिसको हम सेकंड कहते हैं ये होता है समय का मात्रक। तो इस पद्धति को इसलिए CGS कहा जाता है क्योंकि इसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को हम नापते हैं सेकंड में। अर्थात यह एक फ्रांसीसी पद्धति है। इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा फ्रांस में होता है। या इसको जो आविष्कार जो हुआ है, इसका मूल रूप से उद्भव हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, इसलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। दूसरा होता है FPS पद्धति। इसका नाम फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति है। इसका नाम है फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति। मतलब यहाँ पर हम लंबाई को नापते हैं फुट से, द्रव्यमान को नापते हैं पॉन्ड से और समय को नापते हैं सेकंड से, इसलिए इसका नाम दिया गया है फुट पॉन्ड सेकंड पद्धति। यह एक ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति का आविष्कार जो है वो ब्रिटिश में हुआ था, मतलब ब्रिटेन में हुआ था, इस कारण इस पद्धति को हमने क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति। तो ये पहली पद्धति में हम देखें लंबाई को सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, लेकिन दूसरी पद्धति में लंबाई को हम नाप रहे हैं फुट में।
उसी प्रकार द्रव्यमान को हम नापते हैं ग्राम से, दूसरी पद्धति में हम द्रव्यमान को नापते हैं पौंड से। लेकिन समय जो है, समय को हमेशा से ही सेकंड में नापा जाता है, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो चाहे वो एफपीएस पद्धति हो। तीसरी पद्धति होती है एमकेएस। तीसरी जो पद्धति है उसका नाम है एमकेएस। इसका नाम मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है। इसका नाम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। अब यहाँ पर हम लंबाई को नापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से और समय को नापते हैं सेकंड से। ये जो पद्धति होती है इसको, ये अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है, एसआई पद्धति, मतलब जिसमें हम इंटरनेशनल स्तर पर जिससे हम मापन करते हैं, उसी का ही छोटा रूप भी हम मान सकते हैं। तो ये जो पद्धति, इसका पूरा नाम क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। इसमें हम द्रव्यमान को नापते हैं मीटर से, समय को नापते हैं सेकंड से, और लंबाई को नापते हैं मीटर से, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम से और समय को नापते हैं सेकंड से। तो इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ये जो है सीजीएस पद्धति का, सीजीएस पद्धति का बड़ा रूप है। इसको सीजीएस जो फैक्टर होते हैं, सीजीएस जो पद्धति हमने पढ़ा जो कि एक फ्रांसीसी पद्धति है, उसका बड़ा रूप होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण देखो, एम मतलब ये मीटर, ये भी लंबाई का मात्रक है, और यहाँ पर सी मतलब सेंटीमीटर, ये भी किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सेंटीमीटर जो है वो लंबाई की, लंबाई को जब हम मापते हैं तो सेंटीमीटर उसकी छोटी इकाई है और मीटर क्या है? उसकी बड़ी इकाई है। उसी प्रकार द्रव्यमान के लिए ग्राम जो होता है वो छोटी इकाई है और किलोग्राम जो होता है वो उसकी बड़ी इकाई है। इसलिए एमकेएस पद्धति का छोटा रूप हम किसको मान सकते हैं? सीजीएस पद्धति को। और चौथा होता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, इसका नाम ली सिस्टम, इसका नाम होता है ली सिस्टम इंटरनेशनल इसका नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। नेशनल डी यूनिट्स। ये जो है ये एसआई पद्धति कहते हैं इसको हम, मतलब ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। कहने का मतलब ये जो पद्धति है वो इंटरनेशनल लेवल पर इसको मान्यता दिया गया है। ये पद्धति और एमकेएस पद्धति दोनों एक ही है। इसमें हम लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं और समय को सेकंड से नापते हैं। तो जो एसआई पद्धति मतलब जो इंटरनेशनल पद्धति होती है उसको हम देश विदेश कहीं पर भी यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर हम लंबाई को मीटर से ही नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से नापते हैं। इसलिए एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिया गया है, मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दी गई सिस्टम है, इसलिए इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। तो आज हम पढ़े मात्रकों के बारे में और मापन के बारे में। मापन क्या होता है या मात्रक क्या होते हैं, मात्रकों के कितने प्रकार होते हैं और मात्रक की राशियाँ क्या होती है। धन्यवाद।